आप लोग का सुकेश हिंद क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 12 के दिंगत भाग 2 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आज हम लोग जो है गद्य भाग का प्रथम पाठ जो है इसके लेखक जो है वह बाल कृष्ण भट्ट हैं। इनके द्वारा यह लिखी गई एक निबंध है, ललित निबंध जिसे कहते हैं हम लोग। इसके बारे में आज हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जीवन परिचय में हम लोग देख रहे हैं। इनका जन्म जो है वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को, जबकि इनका मृत्यु यानी कि निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनकी माता पिता का नाम क्रमशः पार्वती देवी तथा बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे, जबकि माता एक सुसंस्कृत महिला थी। और माता जो है बाल कृष्ण भट्ट के अंदर में पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न की थी, रुचि उत्पन्न की थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह संस्कृत में हुई थी। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी। उसके बाद ये 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक ये जो है अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद 1888 ईस्वी में प्रयाग की ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए, लेकिन अपने उग्र स्वभाव के कारण, यानी कि इनका जो स्वभाव था थोड़ा उग्र था, और उग्र स्वभाव के कारण ये जो है वहां से नौकरी छोड़ दी और पुनः लेखन कार्य करने लगे। इनके साथ एक घटना हुई जब इनकी पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि पिता इनके व्यापारी थे। तो पिता की मृत्यु के बाद पैतृक व्यापार संभालने के लिए घर में जो है कलह शुरू हुआ, और इस कलह का सामना उन्होंने किया। लेकिन अपने लेखन काल के प्रति रुचि होने के कारण या उसके प्रति उनका लगाव होने के कारण वे जो है लेखन कार्य को नहीं छोड़े, लेकिन अपने पैतृक घर को छोड़ करके आर्थिक संकट से जूझते हुए घर त्याग दिए, गृह त्याग कर दिए और साहित्य के प्रति ही समर्पित रहे। इन्हें भारतेंदु युग का लेखक कहा जाता है। प्रसिद्ध निबंधकार थे। इन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, जो लगभग 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से उन्होंने सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। उस समय हमारा देश देखते गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। इस स्थिति में वे उस समय के कालखंड के समसामयिक घटनाओं के बारे में बहुत ही खुले मन से लिखते रहे। वे जो है 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी की। उसके बाद जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी आमंत्रित किए गए, लेकिन अच्छे व्यवहार नहीं होने के कारण उस जगह को उन्होंने त्याग दिया और पुनः जो है लेखन कार्य करते रहे। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखते हैं उपन्यास के रूप में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त डायरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इसके अतिरिक्त नाटक भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। उसमें प्रमुख नाटकों में पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सून की एक नकल, गृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि थे। प्रहसन में भी इन्होंने बहुत सारे लिखे, जिसमें प्रमुख था जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। निबंधकार तो थे, इसलिए अनेक निबंध लिखे, जिसमें 1000 से ज्यादा निबंध लिखे, लेकिन 100 से अधिक निबंध उनके बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसे भट्ट निबंध माला में 2 खंडों में इन्हें प्रकाशित किया गया। बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में और रचनाकारों में से एक थे। ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक कहे जाते हैं। उनके द्वारा अनेक निबंध
पत्र और समसामयिक घटनाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी बहुत ही बेबाकी से उन्होंने लिखा। निबंध कला के रूप में अर्थ को लेकर विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि बाल कृष्ण भट्ट हिंदी के पहले निबंधकार थे जिन्होंने निबंधों को आत्मपरकता, व्यक्तित्व प्रधानता और कलात्मक शैली का प्रयोग किए। यानी कि पहली बार वैसे निबंध लिखे जिसमें व्यक्तित्व प्रधानता और कलात्मक शैली के बारे में उन्होंने प्रयोग किया था। वे अपने जीवन में जो है इस प्रकार से निबंध लिखे कि अनेक विद्वानों ने उन्हें एडिशन कहते थे, एडिशन की संज्ञा दी थी। राजनीतिक निबंधों में जहां अत्यंत प्रखर आक्रोश व्यंजित है तो साहित्यिक निबंधों की भावनाओं को का ललित विलास भी था उनमें। सामाजिक निबंधों में बाल कृष्ण भट्ट ने समाज में प्रचलित बुराइयों के प्रति भी ध्यान आकर्षित किया और नए समाज का आदर्श भी उपस्थित करना चाहा था। उनके साहित्यिक कलात्मक निबंधों में उनकी मुहावरेदार सरल शब्द चयन की दृष्टि से उदार भाषा अत्यंत शक्तिशाली थी। व्यंग, कटाक्ष आदि भावनाओं के कारण उनकी जो है निबंध या लेखनी जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुई और वे जो है जगत प्रसिद्ध हो गए। बाल कृष्ण भट्ट को कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में उनका जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान है और हिंदी के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे अधिक त्याग करने वाला साहित्यकार जो है अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें आज बाल कृष्ण भट्ट की जीवनी, जिसके माध्यम से जो है बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस प्रकार के व्यक्तित्व के आदमी थे, इसकी चर्चा यहाँ की गई। अब हम लोग इनके द्वारा लिखी गई ललित निबंध जो यहाँ पर दी गई है, प्रस्तुत निबंध बातचीत, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। बातचीत जो यहाँ पे कहानी प्रस्तुत की गई है, बातचीत, यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। यह महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट का है जो आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक थे। इस बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने की बात करते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर जो वाक शक्ति दी गई है ईश्वर के द्वारा, इसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बड़े बड़े अपराजित शत्रु भी जो है सहज पराजित हो जाते हैं। उनका कहना था कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते हैं, नहीं कह सकते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में होते हैं। यानी कि कहने का मतलब था कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई संसाधन भी नहीं था। अगर हम बातचीत की नहीं करते तो वाक शक्ति हमारे अंदर नहीं होती था। व्यक्ति जो है बातचीत के माध्यम से अपने जीवन को मजेदार बनाता है और कह सकते हैं कि जहां मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, उसी तरह से मनुष्य को यह भी आवश्यकता होता है बातचीत की भी, उसे बहुत आवश्यकता होती है। जैसे अगर बातचीत नहीं करता है तो जो मन में मवाद या धुआं जो जमा रहता है वह अंदर ही अंदर जो है घुटन महसूस करते रहती है। जबकि बातचीत अगर हम करते हैं तो वह धुआं जो जमा हुआ है हमारे मन में वह भाप बनकर बाहर निकल जाता है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद प्राप्त होता है। तो बातचीत का एक खास तरह का मजा है जिससे रूबरू जो है वह हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी ने करवाया हमें इस पाठ के माध्यम से। बातचीत करने की लत ऐसी होती है कि जिसको बातचीत करने का मन कर देता है या लत होती है, आदत होती है, तो वे खाना पीना भी भूल जाते हैं। यहाँ जो है कहते हैं कि बातचीत अनेक तरह की होती है। दो बूढ़ों के बीच में जब बातचीत होती है तो वो अपने जमाने की बातों को लेकर के बैठ जाते हैं और आज के युग के बारे में आलोचना करते हैं। उसी तरह से अगर बुढ़ियों के बीच की भी बातचीत होती है तो वहाँ वे कहते हैं कि बातचीत बुढ़ियों के बीच होती है तो अपने बहू बेटियों की शिकायत या उनकी बातों को लेकर के बैठ जाती है। जबकि अगर दो पढ़ने वाले छात्रों के बीच में बातचीत होती है तो अपने पढ़ाई के बारे में
या खेल कूद से संबंधित बात करते हैं, या तो फिर जाकर के अपने गुरु जी के बारे में, अच्छे या बुरे व्यवहार के बारे में बातचीत करते हैं। तो इस तरह से बातचीत का अपना एक जो है अलग अलग ढंग है, तरीका है और अपना अपना उसका आनंद भी है। उसी प्रकार से देखते हैं, कहते हैं कि दो व्यक्तियों की भी बातचीत जो होती है वही जो है सही बातचीत होती है। जैसा कि यहाँ पे बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत तो केवल राम रमौल होती है। अगर बेन जॉनसन के अनुसार कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण जोश प्रकट नहीं हो पाते हैं, यानी कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार जो है वह बोलने से ही होता है, इस वाक शक्ति के कारण ही होती है। उसी तरह से रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया कि बातचीत जो है वह वास्तव में दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। दो से जब ज्यादा व्यक्ति बातचीत करते हैं तो वास्तव में वह बातचीत नहीं होकर के राम रमौल हो जाता है। इसी तरह से एक और बात करते हैं, कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का एक ऐसा हुनर है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। वे प्रसंग को इस चतुराई से छोड़ते हैं जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम जो है सुहद गोष्ठी कहते हैं। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं, हम वह शक्ति पैदा कर लें जिससे हम अपने आप से बात कर लिया करें। इस प्रकार से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की एक उत्तम कला है जिससे हम बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपने अंदर बातचीत करने की शक्ति उत्पन्न कर लें तो यह कतरनी जैसी जीवा के कारण बहुत सारे जो है समस्याएं उत्पन्न होती है, वह समस्याएं तुरंत जो है बिना युद्ध किए हुए भी जो है बड़े से बड़े पराजित शत्रुओं को किया जा सकता है, यानी कि शत्रु पराजित हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से बातचीत के ढंग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से बातचीत की जाती है। मुख्य रूप से बातचीत के अंदर यही है। तो हम लोग आज जो है बातचीत का सारांश भी इसके माध्यम से लिख सकते हैं, साथ ही साथ बाल कृष्ण भट्ट की जीवनी के बारे में भी इसके द्वारा लिखा जा सकता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो वाक शक्ति नहीं होती तो हम अपने मन के बारे में, जो मन में हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, जो मन में जो कुछ विचार आते हैं उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते। मनुष्य जो है गूंगा होता तो उस स्थिति में मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रकृति का यह सबसे महत्वपूर्ण देन है, यह वाक शक्ति। वाक शक्ति के कारण ही समाज में वार्तालाप होती है, एक दूसरे के सामने हम अभिव्यक्ति देते हैं। यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है और अन्य के साथ रह करके पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती हैं उसे पूरा करता है, तो उसका कारण है केवल यह वाक शक्ति, जिस वार्तालाप के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है बातचीत का संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का विचार। तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, क्योंकि अगर मनुष्य बोलता नहीं है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता नहीं चलता है। इसलिए मनुष्य के रूप का साक्षात्कार जो है वह बोलने से ही होता है, वाक शक्ति के कारण ही होता है। जबकि एडिसन का कहना था कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। बातचीत दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब होती है तो वह बात में संजीदगी या गंभीरता नहीं होता है, बल्कि वे केवल वार्तालाप करते हैं और राम रमौल करते हैं। कहा भी जाता है कि दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत मतलब कि 6 कानों में गई बातचीत या बात जो है वह खुल जाती है। इसलिए संजीदगी भरी बात केवल दो व्यक्तियों के बीच ही होती है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों की एक जो है कला है बोलने की। इसमें लोग जो है इस प्रकार से अपनी काव्य कला प्रवीणता को दर्शाते हैं, ऐसी चतुराई दिखाते हैं कि सामने वाले की कान जो है सुन करके अत्यंत जो है प्रसन्न होते हैं और वे जो है बहुत ही जो है आनंद का अनुभव
करते हैं। तो बातचीत एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम जो है बड़े से बड़े काम को भी जो है वह आसानी से हल कर सकते हैं, समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। इस प्रकार से बातचीत के लाभ बताए गए हैं और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का साक्षात्कार नहीं होता है। तो ये सत्य ज्ञान प्रतीत होता है क्योंकि बातचीत ही वह कला है जिसके माध्यम से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य के बारे में पता चलता है कि मनुष्य की सोच क्या है, वह कैसे सोच सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति कैसी हो सकती है। तो ये बहुत ही सच है या जान पड़ता है कि मनुष्य जब तक नहीं बोलेगा, जब तक उससे गुण दोष के बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं।